आपका नाम बार बार आ रहा है कि आप मिले जाके वहाँ पे, और मरियम औरंगज़ेब ने जिस हद तक आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाए और वो कह दिया कि जी चोरी पकड़ी गई, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? आखिर आप ही का नाम क्यों लिया जा रहा है? देखिए, मुझे तो तकलीफ काफ़ी ज़्यादा है, स्पेशली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को। जो नाम लिया गया था ब्रॉडशीट के जो सीईओ थे ये मुसावी साहब, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि एक तो किसी और शख्स का कह रहे हैं उनको कोई आके मिला और उसने उनसे कट मांगा। जी। एक उन्होंने मेरा कहा कि जी मुझे ये भी 2 दफ़ा मिले और इन्होंने मुझसे डिस्काउंट मांगा। हम्म। तो मैंने उसके फ़ौरन बाद अपना इंटरव्यू भी दिया था कि जी बिल्कुल क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान के बिहाफ पे जब इनको ये अवार्ड हो गया तो उसके बाद मैं इनको 2 दफ़ा मिला मुसावी को 2019 में लंदन में, और दोनों दफ़ा मैंने इसको मिलके नेगोशिएट करने की कोशिश की कि जो अवार्ड हमारे खिलाफ हुआ है 21.5 मिलियन का, उसमें कटौती की जाए, उसमें कमी की जाए। और अभी चूंकि अपील का प्रोसेस पड़ा हुआ था तो इसलिए हम नेगोशिएट कर रहे थे कि आप इसमें अवार्ड की जो रकम है आपके पास इख्तियार है, आप कम कर सकते हैं, तो हम आपको जो पैसे अपीलों में हम जा रहे हैं हम आपको पहले अदा कर सकते हैं। तो उसके ऊपर वो नहीं माने, बल्कि वो काफ़ी बुरा मान गए थे कि आप मेरे आमदन के ऊपर डाका डाल रहे हैं, तो वो उसके बाद बात ख़त्म हो गई। लेकिन चूँकि मरियम औरंगज़ेब साहिबा की ड्यूटी लगी हुई है कि उन्होंने फ़ौरी तौर पे टीवी पे आना है और बगैर फैक्ट्स जाने उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया, तो मैंने भी उसका जो एप्रोप्रिएट फ़ोरम है, मैंने उनको फ़ौरी तौर पे डिफेमेशन का एक लॉ सूट उनके ऊपर फ़ाइल कर दिया है, जिसकी पहली स्टेज होती है कि आप उनको नोटिस सर्व करते हैं 14 डेज़ का। अगर वो 14 डेज़ में माफ़ी नहीं माँगती और फिर उसके बाद मैं अदालत में उनको ले जाऊँगा। सर थैंक यू वेरी मच, बहुत मेहरबानी। बस इतना मतलब सोच लीजिए कि 50 करोड़ अगर आपको मिल जाए जो आप डेफिनेशन का किया तो करेंगे क्या इतने? क्या मतलब वो जी, मैंने ये पब्लिकली ट्वीट में कहा है, मैंने 2 लोगों को 50-50 करोड़ का किया, तो कुल मिला के 1 अरब मिलने वाले हैं मुझे। एक उज़मा बुखारी हैं और एक मरियम औरंगज़ेब हैं, और मैंने कहा है कि ये दोनों पाकिस्तानी चैरिटीज़ को दे दूँगा मैं 1 अरब रुपए। थैंक यू सर, बहुत मेहरबानी। शहजाद साहब, क्या कहेंगे कि इतना वक्त गुजर चुका है, 2000 के करीब जिस मामले को हल होना था अब तक वो लटक रहा है और अब कमेटी बना दी गई है। हमारी हुकूमत, मौजूदा हुकूमत कहती है कि रकम वापस आएगी, ना पहले आई और अब भी कमेटी बना दी गई है। आखिर अब क्या होगा? मेरा ख्याल है पहले इस मामले को थोड़ा-सा समझ लिया जाए तो इस पे फिर ज़्यादा अच्छी बहस होगी। ये जो मामला है ब्रॉडशीट का, ये सन 2000 में उस वक़्त की गवर्नमेंट ने और नैब ने एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट किया विद अ फर्म, एक्चुअली 2 फर्म्स के साथ किया था एसेट ट्रेसिंग के लिए और वो पैसे वापस लाने के लिए। ऑफ कोर्स आपको एक लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ती हैं, लेकिन उससे पहले ट्रेसिंग का और उनको जानने का अमल ज़रूरी होता है। लेकिन उसके बाद आपको याद होगा ये मई या जून 2000 में एग्रीमेंट होता है और दिसंबर 2000 में नवाज शरीफ साहब उस वक़्त एक डील करके सऊदी अरेबिया चले जाते हैं। जो एक बड़ा टारगेट था जिनसे ये पैसे रिकवर होने थे वो नवाज शरीफ साहब थे। उसके बाद अगले 3 साल तक इस कंपनी को एंगेज तो रखा जाता है, लेकिन जो भी वो टारगेट्स आइडेंटिफ़ाई करते हैं या जो एसेट्स आइडेंटिफ़ाई करते हैं जिसमें से मेजर चंक शरीफ फैमिली का है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 2003 में उस कंपनी का एग्रीमेंट मनसूख कर दिया जाता है, लेकिन उस एग्रीमेंट की क्लॉजेस के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान जब भी इन लोगों से कोई रिकवरी करेगी या उसके लिए जो एविडेंस और मौके मौजूद हैं जब वो सारे आ जाएंगे तो 20% इनका हिस्सा बनता था। अब वो 2009 में जाके इस कंपनी ने इन्हें आर्बिट्रेशन के लिए मसालती अमल के लिए कहा कि आपके वाजिब पैसे बनते हैं, और उसकी जो उन्होंने बेसिस बनाई हैं वो वो 2 एनआरओज़ हैं जो हुकूमत पाकिस्तान ने या उस वक़्त की पॉलिटिकल जो लीडिंग क्लास थी उसने दिए। एक सन 2000 का जो था जिसमें दिसंबर में नवाज शरीफ को सरूर पैलेस में भिजवा दिया गया बगैर रिकवरी किए, या रिकवरी की तो इनका ये कहना था हमें बताया नहीं गया। और दूसरा इसका जो पार्ट था वो सन 2007 वाला एनआरओ था। दोनों की बेस के ऊपर उस कंपनी का ये कहना था कि ये हमारा कसूर नहीं है कि अगर आप अपने ही जो टारगेट्स हैं जिनसे आपने रिकवरीज करनी है, जिनके ऊपर एविडेंस आ चुका है, वो इल गॉटन मनी है, उसकी वो कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते, और अगर आप रिकवरी नहीं कर रहे हैं तो उसके ऊपर तो ये जो सारा लिटिगेशन हुई है ये सन 2000 से लेके 2003 तक के वाक़यात के ऊपर हुई, और फिर ये लिटिगेशन चली सन 2009। उस वक़्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, और ये कल्मिनेट होती है 2016 में जाके जब इसका अवार्ड आता है लायबिलिटी का आर्बिट्रेटर की तरफ से लंदन में।
उस वक़्त नवाज, और हैरत की बात यह है और सबसे मैं समझता हूँ मज़ाक़ बात भी ये है कि जब हम उस अवार्ड को पढ़ते हैं जो कल हुकूमत पाकिस्तान ने पब्लिक किया है, तो ये टोटल जो आपको डैमेजेस पड़े हैं वो 21.5 मिलियन डॉलर के पड़े हैं। बाकी उसके ऊपर इंटरेस्ट है और अभी कुछ लीगल कॉस्ट भी है। जो 21.5 मिलियन की आपको जुर्माना हुआ है, उसमें से 20.5 मिलियन का जो जुर्माना या जो हिस्सा आपको देना पड़ रहा है ब्रॉडशीट को, वो शरीफ फैमिली के एसेट्स का है। और ये केस होता कब है? जब नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं 2016 में, उस वक़्त इस केस का फैसला आता है और उस वक़्त हुकूमत पाकिस्तान ये दरख्वास्त करती है कि आप इसे पब्लिक ना करें और हम इसको पब्लिक ना करें, उसको कॉन्फिडेंशियल कर दिया जाए। और फिर 2018 में उस वक़्त मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, जब इसके अंदर क्वांटम यानी कि कितने पैसे दिए जाने हैं वो तय होना है, वो भी तय हो जाता है। उस वक़्त भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है। तो ये पूरा सिलसिला उस वक़्त का है जिसका भी हमें खमियाजा भुगतना पड़ रहा है, बिकॉज जो भी आपकी कमिटमेंट्स होती हैं किसी भी कंपनीज के साथ या किसी दूसरे ममालिक के साथ, वहाँ पे आपको ये इंटरनेशनल लॉ और कॉन्ट्रैक्ट्स का ख्याल रखना पड़ता है। अब वो इस चीज़ से गरज नहीं है कि आप अपनी पॉलिटिकल एक्सीजेंसीज के लिए बार बार कभी एनआरओ दे देते हैं, कभी डील के तहत बाहर भेज देते हैं, या जो भी आपकी पॉलिटिकल मुफाहमत होती है, एक दफ़ा जब आप कोई लीगल कोर्स शुरू करते हैं तो आप उसको इस तरह से नहीं छोड़ सकते। और उसकी नतीजा अब आपके सामने मौजूद है कि ब्रॉडशीट के सूरत में आपको एक काफ़ी बड़ा माली नुकसान भी उठाना पड़ा है और मैं समझता हूँ ये शर्मिंदगी का बायस भी है। शहजाद साहब ये फरमाइए, ये बात बिल्कुल सही हो गई, 2019 में दोबारा इसको अदालत में पहुंचते हैं और अदालत जो है वो हमारे खिलाफ फैसला देती है और वो कहती है कि फिर अभी की भी जो बात आ गई कि जो पैसे दिए गए हैं वो एक और फ्रॉड कंपनी को दे दिए गए, उसके मामले में भी पाकिस्तान की बदनामी होती है। फिर जी बिल्कुल, 2019 में रऊफ साहब, 2019 में पहले तो 2 अवार्ड्स आ गए जो आर्बिट्रेटर्स के अवार्ड हैं, जो बेसिस बनते हैं। उस वक़्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आ जाती है। हमने इस जो अवार्ड था उसको चैलेंज किया है हाई कोर्ट में, लंदन की हाई कोर्ट में। जी बिल्कुल। जब हमने चैलेंज किया तो उन्होंने कहा कि ये जो प्रोसीडिंग्स हैं ये कंप्लीट हो चुकी हैं, आर्बिट्रेटर ने ठीक अवार्ड आपको दिया है और इसलिए आपकी इस पर दादरसी नहीं हो सकती। ये 2019 में है। और जिस सेटलमेंट का आप जिक्र कर रहे हैं जो कि किसी फ्रॉड कंपनी के साथ होगी, वो भी एक बहुत बड़ा मज़ाक़ खेज़ चीज़ इसलिए है कि हमने 2007 और 8 में हमने पेमेंट की है ब्रॉडशीट को, लेकिन एक और ब्रॉडशीट को पेमेंट कर दी है। और ये भी इस पूरे चीज़ को इतना अरसा बिल्कुल छुपा के रखा गया था। ये तो जब लिटिगेशन के बाद आई चीज़ें तब सामने आई। और अब ये देखना है कि वो जो आपने फ्रॉड ब्रॉडशीट को 1.5 मिलियन की सेटलमेंट की है, वो उस वक़्त उसमें कौन लोग थे? बिकॉज उस वक़्त गिलानी साहब की हुकूमत थी, वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे। आपने एक फ़ौरन पेमेंट करनी है, वो उनकी अप्रूवल के बगैर, कैबिनेट के बगैर वो अप्रूवल हो ही नहीं सकती है। तो आपने अगर पेमेंट की है तो आपने क्या ड्यू डिलिजेंस की थी? क्या आपने ये देखा? क्योंकि उसमें तो इतनी सीधा फ्रॉड हुआ है कि एक कंपनी है जो आइल ऑफ मैन की है और एक कंपनी कोलोराडो की है। जो एग्रीमेंट है वो आइल ऑफ मैन की कंपनी से हुआ है और चेक काट के दे दिया है कोलोराडो की कंपनी को। और उस वक्त पाकिस्तान का सफारत खाना, जो दस्तावेज मैंने देखे हैं, पाकिस्तान का सफारत खाना बार बार ये कह रहा है कि ये जो कंपनी जिसको आप पेमेंट कर रहे हैं ये कोई अलग कंपनी लग रही है, लेकिन यहाँ से फिर उनको इंस्ट्रक्शंस जाती है कि नहीं ये ठीक कंपनी है, इनको पेमेंट कर दी जाए। तो ये जो इस वक्त हमारी मिनिस्ट्रियल कमेटी है वो इन्हीं तमाम चीज़ों को देख रही है कि 48 आवर्स के अंदर प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि इसमें आपको आगे फौरी तौर पर क्या करना है, हमें इसमें क्या सबक सीखना है और किसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालनी है, क्योंकि किसी न किसी ने कोई ना कोई तो गलती की है जो इस वक्त हमें ये इतना बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो वो इंशाल्लाह कल तक उनकी सिफारिशात आ जाएंगी कि इसमें फर्दर क्या स्टेप्स लिए जाने हैं। शहजाद साहब देखें, असल में पिस्ती तो अवाम है हर सूरत में, पाकिस्तान की बात है ना। ब्रॉडशीट केस में पाकिस्तान हजीमत का सामना कर रहा है, शर्मिंदगी का बायस बन चुका है ये मामला, लेकिन हमारी हुकूमत तो कहती थी कि लूटा पैसा वापस आएगा और अवाम ने इसी उम्मीद पर वोट दिए। तो ये पैसा आएगा कब वापस? पब्लिक का तो यही सवाल है। जी बिल्कुल, देखें जो लूटा पैसा वापस आएगा, अगर आप इसको कंपैरिजन अब करने पे बैठ जाइए तो 2 चीज़ें हैं। पहले तो ये है कि अवाम को ऐसे तमाम लोगों को रिजेक्ट कर देना चाहिए जो अब इंटरनेशनल फोरम से भी चोर डिक्लेयर हो रहे हैं। ये मैं नहीं कहता, आप ब्रॉडशीट के फैसलों को उठा के देख लीजिए। आर्बिट्रेटर का अवार्ड है, लंदन में बैठे हुए आर्बिट्रेटर का अवार्ड है, उसका ताल्लुक किसी सियासी जमात से नहीं है। उसने शरीफ फैमिली के एसेट्स के ऊपर 20.5 मिलियन का जुर्माना लगा दिया है।
अब आ जाएं कि रिकवरीज के ऊपर। अब आप देखिए कि जब आप इदारों को फहाल करते हैं तो रिकवरीज का सिलसिला शुरू होता है और वो बड़ा फहाल है। अगर आप इस वक्त सिर्फ नैब की परफॉर्मेंस को देख लीजिए, पिछले 10 सालों में सिर्फ 104 अरब रुपए की रिकवरीज की गई हैं, और अभी जो पिछले हमारे 2 साल बनते हैं उसके अंदर 390 अरब रुपए तक की रिकवरीज सिर्फ नैब के इदारे ने की है। इसके एडिशन में फिगर्स मैं आपको FIA के भी दे सकता हूँ। इवन प्रोविंशियल सतह के ऊपर एंटी करप्शन जो पंजाब में है, उसका अगर आप पिछले 10 साल का मुआवजना करें तो 3 अरब की रिकवरीज हैं पूरे पंजाब में 10 सालों में। और हमारे इस 2 सालों में इसी एंटी करप्शन ने, जो कि प्रोविंशियल डिपार्टमेंट है, उसने जो रिकवरीज की हैं, जो लूटा हुआ पैसा लिया है वापस, वो 206 अरब रुपए का है। ये वो फर्क है जब आप एक पॉलिटिकल विल देते हैं और इदारों को फहाल करते हैं। आपके मुल्क में जो निज़ाम है वो एक ड्यू प्रोसेस का निज़ाम है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक दिन हम किसी को, पूरे लोगों को उठा के कमरे में बंद कर दें और सुबह उनसे पैसे ले लें। ये आपको ड्यू प्रोसेस, और ये लेकिन ड्यू प्रोसेस के साथ साथ जो रिकवरीज हैं वो भी सब्सटेंशियल हैं, और इंशाल्लाह ये 5 साल मुकम्मल होने तक एक बड़ा सब्सटेंशियल सम रिकवर होगा। और दूसरी चीज़ ये है कि जब ये रिकवरीज होती हैं तो इसके साथ साथ वो चोरी का सिलसिला भी बंद होना है, कि जहाँ पे मुल्की वसाइल को बेदरेग लुटाया जा रहा था वो लीकेजेस भी कम हुई। तो ये दोनों चीज़ों का इकट्ठा इफेक्ट आता है। शहजाद साहब, ये फरमाइए, ये देखिए नैब का आपने जिक्र किया, उसकी कारकर्दगी का, लेकिन ब्रॉडशीट के मामले में ही जो अदालती फैसले हैं उसमें सारा इल्ज़ाम नैब के ऊपर है कि नैब ने मिस हैंडल किया है, नैब ने गलत तरीके से काम किया है, नैब ने जिन लोगों को भिजवाया दरमियान में वो लोग गलत थे, वो लोग भी ठीक नहीं थे। और इसमें तो यहाँ तक आ गया ना कि हुकूमती ओहदेदार जिसकी बुनियाद के ऊपर अपोजिशन इल्ज़ामात लगा रही है और वो कह रही है वज़ीरों के नाम आ गए हैं, मुशीरों के नाम आ गए हैं, जो अदालत कह रही है बरतानवी कि ये लोग, या ब्रॉडशीट कह रहा है कि ये लोग जो हैं इनके तरीक़ेकार सही नहीं थे। देखिए, ब्रॉडशीट जो कहता है उसकी तो कितनी वैल्यू नहीं है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो फैसले उन्हें क्या कहा है। और दूसरी चीज़ जो आप ये कह रहे हैं कि नैब की कारकर्दगी के ऊपर सवाल है, हम भी इस चीज़ पे कह रहे हैं कि नैब की कारकर्दगी, लेकिन लीडरशिप मैटर करती है। जो नैब की कारकर्दगी के ऊपर सवाल है वो सन 2000 से लेके 2003 तक है, और उसके बाद 2009 से लेके 2016 तक है जब ये केस फॉलो किया गया। उस वक़्त जब ये इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन होती है तो उस वक़्त आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग्स को नैब हेड नहीं करता है, अटॉर्नी जनरल ऑफिस करता है। तो 2009 से लेके 2016 तक के तमाम अटॉर्नी जनरल से पूछा जाना चाहिए कि इस केस को कैसे परसू किया गया। उससे पहले 2000 से लेके 2003 तक नैब के जो ओहदेदारान थे, जिन्होंने पहले एग्रीमेंट किया और जिन्होंने बाद में एग्रीमेंट ख़त्म किया, उनसे सवाल होना चाहिए, और ये बिल्कुल सवाल होगा, और यही हमारी मिनिस्टरियल कमेटी का कहना होगा इंशाल्लाह। तो ये ऐसा नहीं है। और दूसरी चीज़ है कि आपको आर्बिट्रेटर के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप यहाँ पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का 2017 का फैसला उठा के देख लीजिए, पनामा की JIT के केस में, जहाँ सुप्रीम कोर्ट ने उस वक़्त के चेयरमैन नैब के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान उठाया था, और ये कहा था कि वो जो चेयरमैन नैब हैं उस वक़्त के कमरुज़्ज़मान साहब, वो इन्फ्लुएंस्ड हैं प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ से, और उनके खिलाफ कोई काम करने को तैयार नहीं है। तो अब जब ये मामला था तो उस वक़्त आप उनकी परफॉर्मेंस, उनकी रिकवरी से भी देख सकते हैं। तो ये अब इस वक़्त एक अच्छी लीडरशिप है जिसके ऊपर हुकूमत को भी एतमाद है, ताकि उनकी अपॉइंटमेंट जो है वो पिछले दौर में हुई है। लेकिन मैंने जो पहले अर्ज़ की थी कि पॉलिटिकल विल मैटर करती है। जो टॉप पे बंदा बैठा हुआ है वो अगर वो पॉलिटिकल विल फ्राहम करता है तो फिर इदारे भी फ़हाल होकर काम करना शुरू कर देते हैं। ठीक है शहजाद साहब, इस पर भी रोशनी डाल दीजिए कि क्या केसेस इतने सॉलिड नहीं होते कि मुल्जिमान बाहर घूम रहे होते हैं? एक तासुर ये भी आता है कि जो केसेस नैब में फाइल होते हैं और जब उनकी तहकीकात हो रही होती हैं तो वो इतने मुसद्दिका नहीं होते कि मुल्जिमान के साथ जो तहकीकात हो रही होती हैं उस दौरान उन्हें हिरासत में रखा जाए। देखिए, दो चीज़ें हैं, ये दो मुख्तलिफ बातें हैं। पहली तो बात है कि जब किसी को हिरासत में लिया जाता है या किसी से सवाल जवाब का सिलसिला किया जाता है तो वो एक इन्वेस्टिगेशन की स्टेज है। इन्वेस्टिगेशन में आप एविडेंस, पहले आपके पास एक प्राइमा फेसी केस होता है, उसके ऊपर आप इन्वेस्टिगेशन करते हैं। कई दफ़ा आपको इसलिए भी अरेस्ट करना होता है कि आपने उनको कन्फ्रंट करना है, उनको उनके खिलाफ जो एविडेंस है वो दिखाना है, विटनेसेस से कन्फ्रंट करना है, और उसके बाद आप एक नतीजे पे पहुंचते हैं एज इन्वेस्टिगेटर कि आया ये शख्स ने ये जुर्म इस कानून के तहत किया है या नहीं किया है। और फिर जब आप प्रोसिक्यूशन फाइल कर देते हैं तो उस वक्त आप एक इंटरनली प्रोसिक्यूशन का भी टेस्ट होता है कि ये फिट केस फॉर ट्रायल है कि नहीं है। लेकिन अब ये अगर हो जाए
कि हर केस जो फाइल किया जाए वो जीता ही जाए प्रोसिक्यूशन की तरफ से, तो मैं ये समझता हूँ कि वो फिर इंसाफ की नफी होगी, क्योंकि इंसाफ यही है कि आप अदालत के सामने जाते हैं, आपका एक एट बेस्ट केस होता है, उसके ऊपर डिफेंस को भी पूरा मौका मिलता है और वो डिफेंस के पूरे मौके के बाद अदालत फैसला करती है इंडिपेंडेंटली। अब जो हमारा ट्रायल का असल जो लोगों को मसला है, इशू है, वो है आपके ट्रायल की तवालत से। हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला है, और बहुत सारे मसाइल हैं यहाँ पे। डिफेंस की तरफ से खासकर डिलेस करना बड़ा आसान हो जाता है। उसकी रीज़न ये है कि आप अपनी डेट्स पे वो वकील नहीं आएंगे, कभी कोई गवाह को आगे पीछे कर दिया जाएगा। ये एक बड़ा सख्त सिलसिला है, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट बारहा अपना स्ट्रिक्चर्स भी पास कर चुकी है, और अभी तो सुप्रीम कोर्ट की सख्त हदायत है कि नैब कोर्ट्स की तादाद भी बढ़ाई जाए, क्योंकि केसेस ज़्यादा हैं और टाइम बहुत लगता है ट्रायल में। लेकिन इसके साथ साथ आपके जो वसाइल के मसले हैं वो भी हैं, क्योंकि अगर आप इस वक्त जब शुरू में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया तो हमें 200 अदालतें बढ़ाने का कहा। 200 अदालतों का जब बिल हमने कोर्ट के सामने पेश किया तो वो एक सब्सटेंशियल अमाउंट थी। देन यू हैड टू ब्रिंग इट डाउन टू 30 कोर्ट्स। 30 कोर्ट्स को भी इस्टेब्लिश करना, 30 नए जजेस को लगाना, तो ये भी एक टाइम कंज्यूमिंग है। हता कि जो स्पीड है वो काफी बेहतर है माजी की निस्बत पॉलिटिकल विल होने की वजह से, लेकिन ट्रायल में तवालत की वजह से ये सवाल पैदा होता है। एनआरओ का खमियाजा तो जुर्माने की सूरत में पाकिस्तान को भुगतना पड़ा है, और माजी की गलतियों के नताइज अब हम सब भुगत रहे हैं। जी बिल्कुल, एनआरओ के खमियाजा तो आपको भुगतना पड़ रहा है। ये जो इस वक्त ये क्लासिक केस है ब्रॉडशीट का, कि आपने जो माजी में एनआरओ किए, और मैं बार बार के दोहरा रहा हूँ लफ्ज़, पॉलिटिकल एक्सीजेंसीज के लिए, कि एक डिक्टेटर आता है, उसने अपना दौर हलाल करने के लिए वो उन्हीं सियासतदानों को किसी को बाहर भेज देता है, किसी को वापस बुला के वज़ीर दाखिला बना देता है, उसके बाद फिर दोबारा उनको एक नेशनल रिकन्सिलिएशन ऑर्डिनेंस के तहत दोबारा वतन बुलाया जाता है, और फिर उन सबको उनके हाथों में चीज़ पकड़ा दी जाती है। तो ये वो पॉलिटिकल एक्सीजेंसीज हैं। लेकिन इसके साथ साथ आप ये देखिए कि इनका एक जो साइड इफेक्ट है वो ये ब्रॉडशीट के आर्बिट्रेशन अवार्ड की सूरत में आपके सामने आया है, कि जब आप अपने मुल्क में तो चलें ये जो भी आप कर लेते हैं, लेकिन इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं आपकी, इसी तरह से करप्शन के ऊपर आपकी इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं। अनकैक यूनाइटेड नेशन का कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन है, जिसका पाकिस्तान सिग्नेटरी भी है और फाउंडर मेंबर्स में से शामिल है। हमने इंटरनेशनली अपनी कमिटमेंट दी हुई है कि हम करप्शन के खिलाफ काम करेंगे, मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ करेंगे। यहाँ पे हमारे मुल्क में इस वक्त सूरत हाल ये है, अगर आप एनआरओ की बात करते हैं तो हमारी बड़ी पॉलिटिकल जमातें ये कहती हैं कि जी ये जो मनी लॉन्ड्रिंग है इसको तो आपको मेन अपने कवानीन से निकाल देना चाहिए। जो फैटफ की लेजिस्लेशन के दौरान अपोजिशन ड्राफ्ट लेके आई नैब में कवानी अमेंडमेंट्स के लिए, उसकी सबसे बड़ी क्लॉज ये थी कि नैब के पास से मनी लॉन्ड्रिंग अगेंस्ट पॉलिटिशियंस खत्म कर देना चाहिए। तो उस पर हमारा मासूमाना सवाल था कि फिर ये कौन करे। उन्होंने कहा जी ये एफबीआर कर ले, यानी कि अगर आम आदमी मनी लॉन्ड्रिंग करे तो उसको फांसी चढ़ा दो, सियासतदान अगर मनी लॉन्ड्रिंग करता है तो उसे आप एफबीआर के पास जुर्माना लगवा के छोड़ दो। तो ये जब तक हमारी पॉलिटिकल क्लास के अंदर भी ये चीज़ नहीं आएगी, इस चीज़ को सीरियसनेस से नहीं लेंगे, ये मसाइल हमारे लिए इसी तरह से इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर शर्मिंदगी होती रहेगी। इसको जो बात हम बड़े अरसे से कर रहे हैं कि आपके यहाँ जो करप्शन है, मनी लॉन्ड्रिंग है, फाइनेंशियल इश्यूज हैं, इनको सही पर्सपेक्टिव में एड्रेस करने की ज़रूरत है। हमें एक बुरी चीज़ को बुरा चीज़ मानना चाहिए और उसके ऊपर एक नेशनल कंसेंसस भी होना चाहिए।